सबसे पहले तो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय का आभार कि उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित करने की सोची कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम, महत्व, संभावनाएं और कार्यान्वयन। ये अपने आप में बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम, हिंदी की पढ़ाई करना एक बात है, हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराना दूसरी बात है, और दोनों की चुनौतियां, दोनों की संभावनाएं बहुत अलग अलग हैं। मैं उससे पहले जरा हिंदी पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम हिंदी कार्यान्वयन की बात करेंगे और आप सभी लोग हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, क्योंकि हिंदी तो जन जन की भाषा है, हर मन की भाषा है। यह मेरी भाषा है, भारत की भाषा है और भारतीयों की भाषा है। यह सरकार के सहयोग से भी आगे बढ़ती है और सरकार के बिना सहयोग के भी आगे बढ़ती है। विश्व में बहुत लोग इस भाषा को बोलते हैं, नंबर पे नहीं जाते कि दूसरे नंबर की है कि तीसरे नंबर की भाषा बोली जाती है, लेकिन बहुत लोग इस भाषा को बोलते हैं, प्यार करते हैं, समझ रखते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, सरकारों का सहयोग हो तो अच्छा, नहीं होता है तो भी हिंदी तो आगे बढ़ती ही है। ये हिंदी की सहजता भी है, हिंदी की सरलता भी है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने आप लोग यहां सभागार में बैठे हैं, कि हिंदी को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हिंदी भाषी लोगों का है वो तो है ही, उतना ही जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। आपको यह गरूर नहीं पालना चाहिए कि हिंदी भाषा को बढ़ाने का काम केवल आप ही का है। ये जो गरूर है, अहंकार है, ये नुकसान देता है। और क्योंकि आपने ऐसा खास किया भी कुछ नहीं है, ऐसा भी मत मानो कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने उतना ही किया जितना आपसे अपेक्षित था, उतना तो करना ही होगा ना हमको जो हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन हमेशा ये मत मानना कि आप ही हिंदी के सारोकार रखते हैं और आप ही हिंदी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये सच नहीं है। दूसरे जिनकी भाषा हिंदी भाषा नहीं थी, मातृभाषा, उन्होंने भी बहुत बड़ा हिंदी को बढ़ाने का, हिंदी को मान दिलाने का काम किया है। आज के संदर्भ में एक आध उदाहरण देना चाहूंगा। पहला, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनकी मातृभाषा हिंदी भाषा नहीं है, वो हिंदी पढ़ के भी शायद नहीं आए होंगे, लेकिन चाहे वो विश्व में कहीं पर भी हो और भारत में हर प्रांत में हिंदी का मान जो उन्होंने बढ़ाया, हमें उनके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। दूसरा नाम लूंगा भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का, उनकी भी हिंदी भाषा नहीं है, वो हिंदी पढ़कर भी नहीं आए होंगे, उन्होंने मेहनत करके हिंदी सीखी होगी। तीसरा नाम लूंगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो भी तो दूसरी भाषा पढ़कर आए, उसमें मेहनत करी, हिंदी सीखी। तो जब दूसरी भाषा जिनकी मातृभाषा थी उन्होंने हिंदी सीखकर मान बढ़ाने का काम किया, तो उनकी भाषा के प्रति आदर का भाव रखना भी तो हमारा काम है। ये एक बहुत बड़ी बात है जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी की सरलता और सहजता आम जनमानस तक जाती है। ये भाषा की ताकत है, और हिंदी ने हमेशा देश को बढ़ाने का काम किया है और देश को बनाने का काम किया है। यह एकता की भाषा है, प्यार की भाषा है, संस्कृति और संस्कार की भाषा है। इसीलिए कोई भी मातृभाषा किसी की हो, वो हिंदी के प्रति एक लगाव रखता है, हिंदी सीखने की चाहत रखता है, और उसको लगता है कि हिंदी उसकी जिंदगी में आएगी तो अच्छा करेगी कुछ ना कुछ, और करती भी है हिंदी। तो हिंदी वालों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों की, मेरी भी तो हिंदी भाषा मातृभाषा है ना, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं एक घटना बताता हूं आपको, एक आध बार पहले भी सुनाई है, कि मैं बड़ौदा में वाइस चांसलर हुआ, तो दूसरे दिन की बात है कि मुझे एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, दूसरा दिन था, मुझे बोलने को कहा गया। तो मैंने कहा कि मैं गुजराती भाषा में बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे गुजराती भाषा आती नहीं। अभी तो मैं एक या दो सेंटेंस सीखा हूं। तो मैंने कहा अभी तो मैं एक ही लाइन सीखा हूं कि तमे डायल करेलो नंबर कोई उपार्थो नहीं,
कृपया थोड़े समय પછી प्रयास करूं शक्य। आपको हैरानी होगी इस सेंटेंस को बोलने के बाद जब मैंने देखा पूरा वो हॉल खड़ा हो गया और ताली बजा रहा था। ये भाषा की ताकत है, किसी भी भाषा की, उस भाषा के सम्मान की। आप दूसरे प्रांत में गए हैं, अगर उस भाषा के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, अरे 2 शब्द सीखिए, 4 सीखिए, 5 सेंटेंस सीखिए, 10 सीखिए, 20 सीखिए, आप उनके मनों में जाएंगे। भाषा की ताकत है। और आप कहो जी हम तो नहीं जानते ये भाषा, हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, सीखने की इच्छा तो हो ना। आप देखिए उस समाज से आपको कितना प्यार मिलेगा। आप गलत भी बोलेंगे तो कोई माइंड नहीं करेगा, अरे कोशिश तो कर रहे हैं ना। इसीलिए किसी व्यक्ति के मन को जीतना है, उस समाज को जीतना है, तो आपको उसकी भाषा के प्रति अच्छा भाव रखना और उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए, मन से करना चाहिए। देखिए आप कितने लोकप्रिय होंगे उनमें, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि बड़े प्रोटेक्टिव हैं। अपनी भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा सीखने की इच्छा कम रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रांत में गया उसको वहां की भाषा थोड़ी तो सीखनी चाहिए ना। सीखोगे तो कुछ अच्छा ही होगा ना जिंदगी के अंदर। ये भाव हमें अपने बच्चों के मनों में लेकर जाना चाहिए। यदि हम हिंदी का भला करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, जो मर्जी करो। भला सिर्फ अपनी भाषा सीखने से नहीं होगा, दूसरे की सम्मान देने से भी होगा। आप करके तो देखिए, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो मुझे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर मनों को समझाने की जरूरत है। कोई भी प्रयास जो हिंदी को समृद्ध करता है वो अभिनंदन का पात्र है। भाषा बोलने वाले ताकतवर होते हैं तो भाषा ताकतवर होती है। आप इस बात को भी समझो कि यदि भाषा बोलने वाले ताकतवर होंगे तो भाषा ताकतवर होगी। एक जमाने में फ्रेंच बोली जाती थी। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ इलीट। धीरे धीरे इंग्लिश का प्रभुत्व बढ़ा। पहले इंग्लिश बोलने वालों को बोलते थे अरे ये तो ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है। बाद में इंग्लिश अमेरिका ने अडॉप्ट करी। अगर वो स्पेनिश कर लेते तो आज स्पेनिश का प्रभाव हो सकता था। अगर वो उस समय उनके पास ऑप्शन था, स्पेनिश का अडॉप्ट करने का भी ऑप्शन था। तो जैसे जैसे भाषा बोलने वाले ताकतवर होते चलते हैं, भाषा ताकतवर होती चलती है। तो विश्व में जितने भी लोग भारत से बाहर गए, हिंदी भाषा उनके साथ बाहर गई। और उसका प्रभाव उन देशों में मिलता है जहां भारत के लोग गए, हिंदी भाषा का जानने वाले, समझने वाले मिलते हैं, तो भारत भाषा ताकतवर होती चलती है। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए हमको कि हिंदी जो है वो व्यापार की भाषा भी है। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। भारत में तो हिंदी व्यापार की भाषा भी है, तो उसकी दृष्टि से भी हिंदी को और सरल करना, सहज करना, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो व्यवहार, संस्कार, अभिमान की भाषा है। मैं एक कुछ डेटा कोट करूंगा आपके लिए कि हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों की कुल जो बिक्री संख्या है वो है 1,40,18,162 प्रतियां प्रतिदिन बिकती हैं हिंदी भाषा के अखबारों की। 1,40,18,00,000। दूसरा नंबर आता है मलयालम भाषा का, 36,09,872 प्रतियां रोज बिकती हैं मलयालम भाषा की। अब सुनकर अजीब लगेगा कि छोटा सा प्रांत है केरल, लेकिन नंबर 2 पर अगर अखबार बिकते हैं तो मलयालम भाषा के अखबार बिकते हैं। तीसरी आती है इंग्लिश, 35,57,588। चौथी आती है तेलुगु, 27,41,338। फिर आती है मराठी, 25,13,865। पर सामान्यतः कोई सोच सकता है क्या कि मराठी से ज्यादा मलयालम भाषा के अखबार चलते हैं? इसका मतलब केरल में बहुत अखबार पढ़े जाते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। ज्यादा पढ़े जाते हैं, गांव गांव तक पढ़े जाते हैं। बंगाली भाषा 19,29,047। तमिल 18,30,786। 1,40,00,000 हिंदी है, तो ये केवल वो नहीं है जिनकी मातृभाषा हिंदी है, दूसरे भी हिंदी पढ़ते हैं। इस भाव को न भूलना जब इन आंकड़ों को भी देखें हम। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, और भारत ने आगे बढ़ना है, तो हिंदी तो बढ़ेगी।
तो इंग्लिश के बारे में कहते हैं ना, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये आजकल काफी चलता भी है और सही भी है आज की डेट में, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर हिंदी को माध्यम बनाना है, अब मैं विषय पे आ रहा हूं, तो उसके लिए किताबें चाहिए, पुस्तकें चाहिए। हिंदी भाषा पढ़ाना तक तो ठीक है, वो तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं सब लोग, उसमें कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हिंदी भाषा की पुस्तकें चाहिए, हिंदी भाषा में जर्नल्स चाहिए। आज हम बात कर रहे थे, अभी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स की बात कर रहे थे, तो प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर निरंजन बोले कि हमारे यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी है। हिंदी भाषा में डिफिकल्टी हो सकती है, पर उसको दूर करने के उपाय क्या है? क्या स्कोपस में केवल इंग्लिश भाषा के ही होते हैं? ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे रशियन भी होती है, फ्रेंच भी होती है, स्पेनिश के भी जर्नल्स होते ही हैं। तो हिंदी के होते होंगे ऐसा, मैं, मेरे को मालूम अभी ठीक से नहीं है, लेकिन होंगे ही ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और नहीं है तो हमको उसका, इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। तो अगर माध्यम बनाना है, टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, कॉमर्स पढ़ाना है, मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो उसके लिए अच्छी पुस्तकें चाहिए। अब उसके भी दो तरीके हो सकते हैं, और जो हिंदी भाषा कार्यान्वयन वालों का काम भी है, एक तो ये कि ओरिजिनल बुक्स लिखवाई जाएं, क्योंकि जो ओरिजिनल लिखता है उसमें जो सहजता होती है वो ट्रांसलेशन में नहीं आ सकती। ये तो सही बात है, ट्रांसलेशन में नहीं आ सकती। पर अगर कोई बहुत अच्छा टेक्स्ट है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मैनेजमेंट का, वर्ल्ड वाइड, उसकी ट्रांसलेशन की आवश्यकता भी होगी। बहुत अच्छा इंटरनेशनल टेक्स्ट है तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता भी होगी, तो ट्रांसलेशन भी जरूरी है। लेकिन ट्रांसलेशन से सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। मैं पहले जरा ट्रांसलेशन की बात करता हूं। तो कल ही की बात है, अभी मेरे पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का चार्ज आया। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन है, अनुवादिनी फाउंडेशन, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया अनुवादिनी का। वो सॉफ्टवेयर एक बनाया है जो बहुत सारी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है, और उस कंपनी ने एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे रखे हुए हैं, जो कि फिर जो ट्रांसलेटेड वर्जन आता है उसको चेक करते हैं कि कितना ठीक हुआ है। और ऐसा उनका मानना है कि 80-90% ठीक ट्रांसलेशन वो करता है सॉफ्टवेयर। तो एक बेस वर्क करके दे देता है। अगर आपको 10,000 किताबों का ट्रांसलेशन कराना है तो शायद मैनुअली उतना पॉसिबल ना हो, ऐसा मानते हुए तो ठीक बात हो सकती है। तो ये अनुवादिनी जो है AI एनेबल्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। मैं एक तो चाहूंगा कि हम अनुवादिनी फाउंडेशन के साथ में एक MOU साइन करें, हमारा निदेशालय एक MOU साइन करे, जिससे क्या होगा कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक बेस वर्क हमारे टीचर्स को मिल जाएगा, और उसके बाद वो उसको फर्दर इंप्रूवमेंट पे काम करें। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कंपनी के पास जो बच्चे थे जिनसे कल मैं मिला, वो बहुत अच्छे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों जैसी प्रतिभा और एक्सपर्टीज उनके पास होगी? शायद न भी हो। हम अगर उसकी एडिटिंग करेंगे तो शायद एक अलग लेवल पर हिंदी की सेवा कर सकें। नहीं तो कई बार क्या होता है, ट्रांसलेशन इतनी ना, मतलब कलिष्ठ हो जाती है, इतनी बोरिंग हो जाती है कि आदमी पढ़ने में मजा नहीं आता, और सोचते हैं छोड़ो यार, ओरिजिनली पढ़ना चाहिए इसका टेक्स्ट। ये भी एक ध्यान रखने की बात है। तो इसलिए अनुवादिनी के साथ अगर हम MOU करते हैं, और उसके बाद में एडिटिंग का काम यदि विश्वविद्यालय के हमारे टीचर्स करते हैं, और आपसे ज़्यादा अच्छे टीचर्स कहाँ होंगे, किस विश्वविद्यालय के अंदर होंगे? मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तो कहाँ होंगे आप आपसे अच्छे लोग? तो यदि आप लोग बीड़ा उठाएंगे, और हम क्योंकि नंबर भी ज़्यादा है हमारा, तो शायद हम इस जो भारत की सरकार ने और भारत के शिक्षा मंत्रालय ने जो प्रण लिया कि ये हिंदी माध्यम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराई जाए, अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने का ट्रांसलेशन का एक स्टेप हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि हमारा निदेशालय एक प्रपोजल विश्वविद्यालय के लिए बनाए कि जो भी लोग इसका एडिटिंग करेंगे अच्छे में, तो उसके लिए एक रेवेन्यू मॉडल भी होना चाहिए, उनको भी एक लगना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रपोजल आप बनाएं, तो ये एक अच्छी देश की सेवा होगी, हिंदी की सेवा होगी। इस पर हमें करना चाहिए, और ये अभी राइट टाइम है कि हम इसको कर सकते हैं। उसका कुछ एक मॉडल बनाते हैं ट्रांसलेशन का, क्योंकि शुरू में हर किताब लिखना बस की नहीं है। देखिए, आप तो हिंदी भाषा के हैं, तो कंटेंट कहाँ से बनाओगे? आप भाषा बना सकते हो, प्रभाव बना सकते हो, सहजता ला सकते हो, अच्छा रुचिकर बना सकते हो, लेकिन कंटेंट जो है, टेक्निकल कंटेंट है या उस सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट है, वो तो उसका एक्सपर्ट लाएगा। ये भी एक इसी कारण से
ओरिजिनल बुक्स लिखने की जब बात आती है तो आपकी जो जो एरिया जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ओरिजिनल किताबें लिखने का हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा लेखक है वो किताब को रुचिकर भी बनाता है, उसका प्रभाव और उत्साह दोनों बनाता है। क्योंकि पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए, पढ़ने वाले को समझ आनी चाहिए, नहीं तो वो उसको रख देगा और वो फिर अभी हुआ क्या है देश में, भारत सरकार के पूरे कोशिशों के बावजूद कम से कम इंजीनियरिंग का मैं बोलता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं ले पा रहे हैं। वो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में लिखने में सहज हैं, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में लिखने में सहज है, वो इस तरह तो मिडवे पाथ अभी चल रहा है। क्या हम कुछ ऐसी किताबें बना सकते हैं क्या? मैं इंजीनियरिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं सभी चीजों की बात कर रहा हूं जिससे कि बने। और आप ये देखिए, आप फिल्म देखते हैं, एक फिल्म अच्छी होती है, मजा आता है आपको देख के, टाइम पता ही नहीं लगता घड़ी। एक होती है बोरिंग फिल्म में चले जाओ तो 10-10 मिनट बाद आप घड़ी देखते हो, अरे इंटरवल नहीं हुआ अभी तो इसका। अच्छी फिल्म बनाना और अच्छी किताब लिखना एक ही बात है। आप उसके डायरेक्टर हो, आप उसके प्रोड्यूसर हो, आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप ही तो हो सब कुछ। तो क्रिएशन जो है अच्छा करना एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उतनी आसान भी नहीं है। उसके लिए हर मन उसके लिए शायद न भी हो, पर ऐसे मन तैयार हमें करने चाहिए। तो अच्छे लेखक चाहिए, प्रभावी लेखक चाहिए। तो मैं एक और निदेशालय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैडम आप एक और बनाइए कि अच्छी किताबें लिखने के लिए जो ओरिजिनल हैं प्रपोजल्स, उसमें यूनिवर्सिटी फंड करेगी उसको, जिससे कि कम से कम साल का टारगेट 100 किताबों का तो रखें, अच्छी किताबें आए और यूनिवर्सिटी उसको फंड करेगी। ताकि माध्यम बनाना है तो एक बड़ा काम है, माध्यम बनाना आसान नहीं है। हिंदी भाषा पढ़ाना बहुत आसान काम है, हम सब पढ़ा ही रहे हैं ना, बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई कमी निकालना आसान नहीं है किसी के लिए। कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी भाषा पढ़ा रहा है, हिंदी विभाग की बात कर रहा हूं, या और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन जब माध्यम बनाना है तो ये एक अलग चीज है, बिल्कुल दूसरी दुनिया है ये माध्यम की। पर आप एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में 12वीं तक तो साइंस हिंदी में पढ़ाई जाती है ना, और वहां बहुत सहजता से बच्चा पढ़ता ही है। जो राज्यों के बोर्ड हैं वहां पर हिंदी भाषा माध्यम में काफी पढ़ाई हुई है, उससे भी हमको समझने की आवश्यकता है। वहां जब सहजता से कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकते? जब स्कूल एजुकेशन में 11वीं 12वीं में अच्छी किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं हर विषय की, वो ट्रांसलेटेड नहीं है, ओरिजिनल लिखी है लोगों ने, उनको प्रोत्साहन देना। और एक और बात है, इसमें जो प्रोजेक्ट हम बनाएं तो ऐसा भी तो करेंगे, अगर मान लो कंप्यूटर साइंस की किताब लिखनी है तो एक कंप्यूटर साइंस का टीचर और एक हिंदी भाषा का टीचर, एक जॉइंट प्रोजेक्ट हो, मिलकर लिखें। कंटेंट वो दे, भाषा वो दे, है ना, कंटेंट वो दे, भाषा वो दे, प्रभाव वो दे, तब अच्छी किताबें आएंगी। मुझे लगता है 100 किताबों का एक संकल्प लेना चाहिए हमको कि इस पे काम करें 1 साल के अंदर। तो आप एक प्रपोजल और सबमिट करेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक पहल करता है, देखते हैं कितना अच्छा होगा। कम से कम बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, है ना, ये तो गारंटी है, बुरा तो नहीं होगा। अच्छा कितना होगा देखने वाली बात है, पर हमें अच्छा करने की तरफ ही तो आगे बढ़ना है। अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जो लोग अच्छा लिख सकते हैं उनको आगे आना चाहिए। विश्वविद्यालय से इसमें जितनी भी सपोर्ट होगी हम करेंगे। आप देखिए, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं, अब उसमें भी तो ट्रांसलेशन चलती है ना। और आज कोई भी आप फिल्म देखिए, कोरियन फिल्म देखिए, कोरियन वेब सीरीज देखिए, तो चाहे तो हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है, वो क्या है, गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर इतना कर सकता है तो हम तो उससे ज्यादा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वो कई बार असहज भी कर देता है क्योंकि वो वैसे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन चल रहा है। तो अच्छा जब कंटेंट सबको चाहिए तो एक बहुत बड़ा एरिया है ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी भाषा जानने वालों के लिए। अगर ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए, अच्छे एनिमेशन डालने वाले चाहिए, तो अच्छी भाषा जानने वाले भी चाहिए, इन सबको चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स हमको तैयार करना, थोड़ा करिकुलम में भी उसको स्थान हमको देना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर्स केवल कंप्यूटर साइंस वालों का काम थोड़ी है। क्रिएटिव तो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी अच्छा विचार, अच्छी चीज आ सकती है। तो इस पर भी एक विचार हमको करना चाहिए। तो हम तो एक चाहेंगे कि प्रोत्साहन स्कीम बने, लेकिन अच्छी पुस्तकें आप लिखें, ऐसी अपेक्षा है।
एक और बात है कि जो जर्नल्स हैं, अभी आज भी सुबह भी बात हो रही कि हमारे को दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इतने पुराने विभाग हैं, कम से कम अपना कोई अच्छे जर्नल शुरू करने चाहिए। अगर उसमें भी विश्वविद्यालय से फंडिंग की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि हम उसको फंड करेंगे, लेकिन जो भी प्रपोजल आए वो अच्छे जर्नल्स के लिए हमारा हो, हमारा एडजस्टमेंट के लिए नहीं। मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, जर्नल को जमने में वक्त लगता है, लेकिन अगर नीयत अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे जर्नल्स, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स भी, नए क्राइटेरिया के हिसाब के जर्नल्स भी हम शुरू कर सकते हैं और हमको करने चाहिए। आज यदि विश्वविद्यालय में 2-4 ही जर्नल्स हैं जो कि हमारे पास 5-7 होंगे जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने उसको इग्नोर किया सिर्फ एरिया को। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है या कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वही होता है ना, प्रायोरिटी नहीं आई हमारी, किसी ने आवश्यकता महसूस नहीं की। आज हमें आवश्यकता महसूस हो रही है इस चीज की। तो डिपार्टमेंट्स को भी, कॉलेजेस भी अगर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे करना तो करना, नाम खराब करने के लिए नहीं, नाम खराब करने के लिए नहीं। वो तो उदाहरण भरे पड़े हैं, नाम खराब करने वाले उदाहरण, तो वैसा नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स में है तो लोग हमसे अच्छी अपेक्षा रखें और हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतरें, ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है। तो मैं भी आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि इस एरिया में जो हमने इग्नोर किया इतने वर्ष, ऐसा नहीं कि पब्लिकेशन नहीं किए, पब्लिकेशन बहुत लोगों ने किए, अच्छे जर्नल्स भी आए, लेकिन अभी जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टम चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमको नए जर्नल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए और अपने अच्छे जर्नल्स बनाने भी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि उन जर्नल्स में सिर्फ अपने अपने पेपर छापें, आप अपने अपने छापें, घर घर में ही कर लें, नहीं, उसमें कोई लिमिट रखो। जो भी आपको ठीक लगती है कि 20-25% इंटरनल पेपर मैक्सिमम आ सकते हैं, बाकी बाहर से लोगों के लेंगे, तो उससे क्या होता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, ये ध्यान रखें। तो मैं मानता हूं कि अब सही समय है, हमें करना चाहिए, और आप लोग 100 किताबों का बीड़ा उठाइए, हम लोग उसको फंड करेंगे और कुछ अच्छे देंगे तो 1 वर्ष 1.5 वर्ष बाद अगर हम अपना रिव्यू करेंगे, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, तो लगेगा कि हमने हिंदी की कुछ सेवा की। ये बहुत समय है, आज हम दोष सरकार को नहीं दे सकते, सरकार तो पूरी तैयार है, सरकार तो ये परेशान है कि अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, विद्यार्थी पढ़ने को तैयार है पर उसके पास भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, या वो पुस्तकें जो उपलब्ध हैं उससे समझ कम आता है। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं आप सबसे इस बारे में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अपने मनों को बनाएं, और एक बहुत बड़ा काम है ये जो देश हमसे अपेक्षा रख रहा है, हम करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।